जी, गुड इवनिंग क्लास। Good evening, sir. हाउ आर यू ऑल ऑफ यू? Good evening, sir. Good evening, sir. सब बढ़िया, सब मज़े में? जी, देखिए आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने जा रही है। आप लोग सभी क्लास के साथ बने रहिए। और हम आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं आपराधिक मानव वध और हत्या का अंतर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको समझना चाहिए इसको। और इसको समझने के लिए थोड़ा आप क्लास के साथ बने रहें और दिमाग अपना क्लास के साथ बिल्कुल सेंट्रलाइज करके रखें। ठीक है, देखिए हम 299 और 300 को पिछली क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं। इज दैट क्लियर? जी, यस सर। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है आवाज़ में? नहीं सर, क्लियर है आपकी आवाज। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपको आज जो है जो टॉपिक हम उठा के चलेंगे, मैंने पहले भी आपको कल बताया था और मैंने मैसेज भी छोड़ा था इसके लिए कि आज जो है हम आपराधिक मानववध और हत्या का अंतर समझेंगे। ठीक है, देखिए ये जो मामला है अंतर वाला, इसके लिए एक लीडिंग केस है और उस लीडिंग केस के डिस्कस के बिना ये अंतर बिल्कुल बेमानी होगा समझना। तो कौन सा केस है, आप लोगों में से कोई बताएगा? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। गोविंदा। जी, मेरी आवाज़ की कुछ शिकायत आ रही है, आवाज़ नहीं आ रही है। सभी को कुछ दिक्कत है या कुछ लोगों को नहीं आ रही है? जी, क्या कह रहे हो? जी, चलिए। तो जो केस 299 और 300 के अंदर का जो लीडिंग केस है वो हमारा केस है आर बनाम गोविंदा, जिसे रेग बनाम गोविंदा के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो साइटेशन है वो 1876 मुंबई हाई कोर्ट का ये केस है। ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट बोलेंगे जिसको। इज दैट क्लियर? जी, मेरी Yes, आवाज़ sir. क्लियर मिली? कोई यस नो थोड़ा बोलता रहो तो पता लगे कि मेरी क्लास में मेरी आवाज़ जा रही है तो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, चलिए। देखिए, हम लोगों ने 299 और 300 पिछली क्लास में पढ़ा, बड़े विस्तार पूर्वक हमने पढ़ा। 300 के पांचों अपवाद पढ़े। ठीक है, तो सामान्यतः हम लोग जो एक मिसकंसेप्शन हम लोग बना के रखते हैं वो हम ये बना के रखते हैं कि जो 299 है यानी कि आपराधिक मानव वध है वो गैर इरादतन हत्या है और जो 300 है वो हत्या है। ठीक है, इस फॉर्मूले पे हम लोग सामान्यतः आम बोलचाल की भाषा में हम ऐसी ही बात करते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, sir. But Yes, ये sir. सही थोड़ी ना है, क्योंकि कल्पेबल होमिसाइड भी तो इरादतन है, विद द इंटेंशन करते हैं ना उसको भी हम। हाँ, तो देखिए अब ये जो मामला था, हम लोग ये थोड़ा केस को डिस्कस कर लें, उसके बाद हम अंतर पे जाएंगे तो आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। जो आर बनाम गोविंदा का मामला था, इसमें क्या था कि जो ये अभियुक्त था, अभियुक्त 18-19 साल का 19 साल के आसपास का युवक था और उसकी पत्नी थी जिसका नाम बलाई बलाई नाम था पत्नी का। तो किसी बात पर पत्नी से गुस्सा होकर, क्रोधित होकर उसने जो है उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। उसको किक मारा तो वो ज़मीन पे गिर गई। फिर उसकी छाती पे वो अपना घुटना रख के बैठ गया और उसने उसके सर पर जो है अपनी मुट्ठियों से यानी कि मुक्कों से वार किया और मुक्कों से वार करने के कारण उसके दिमाग में कोई ब्लीडिंग हुई और वो उस ब्लीडिंग की वजह से मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो ये मामला था महाराष्ट्र में सतारा नाम का एक जनपद है
सतारा सत्र न्यायालय में उसका ट्रायल हुआ और ट्रायल में सत्र न्यायालय ने उसको हत्या का दोषी मानते हुए दंड दे दिया। किसका? मृत्यु दंड। कि भाई आप जो है अपनी पत्नी की हत्या के लिए दायी हैं और आपको मृत्यु दंड दिया जाता है। तो देखिए जो मृत्यु दंड है, मृत्यु दंड अगर कोई सत्र न्यायालय देता है तो उसका एग्जीक्यूशन की प्रक्रिया आप जानते हैं, कब एग्जीक्यूट वो हो पाएगा? सर जब हाई कोर्ट से हाँ, तो जो वर्तमान सीआरपीसी हमारी है उसमें 366 एक सेक्शन है। वो 366 के अंतर्गत वो फाइल जो है संबंधित उच्च न्यायालय को भेज दी जाएगी और संबंधित उच्च न्यायालय में जो है उस पर 2 जजों की पीठ सुनवाई करेगी। वो देखेगी कि क्या पत्रावली पर जो मृत्युदंड दिया है वो वास्तव में मृत्युदंड देने लायक अवस्था है या नहीं है। तो ये जो शर्मा जी भाई अपने माइक जो है बोलते वक्त ही खोला करो। ये रनिंग कमेंट्री पीछे से जो होती है ना, दिस इज़ वेरी डिस्टर्बिंग। पूरा माहौल गड़बड़ा जाता है क्लास का। तो जो सज्जन बोले वो माइक खोल के अपनी बात रख के और वापस बंद कर दे, ठीक है भाई। तो ये जो पत्रावली थी ये चूँकि महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई कोर्ट किस सन में बना था भाई? बॉम्बे हाई कोर्ट कौन बताएगा? बॉम्बे हाई कोर्ट पूछ रहा हूँ शिखा। 80 61 और कोई साथी जवाब देना चाहे? बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1961 सर। 19 कैसे हो जाएगा भाई? सर महाराष्ट्र बॉम्बे हाई कोर्ट 1866 में बन गया था बाबू। जी सर, 1918 सर। हाँ 1866, ठीक है। और ये 1876 का मामला है। जो आर बनाम गोविंदा है वो 1876 का मामला है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट के 2 जस्टिस कैम्बॉल और जस्टिस हरिदास के सामने ये पत्रावली गई कि आप ये जांच करें कि क्या सत्र न्यायालय के द्वारा जो फांसी की सज़ा दी गई है वो प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। तो वहाँ 2 जजों का मत आपस में बट गया। कैम्बेल और हरिदास के मत बट गए। एक का मत ये आया कि ये आपराधिक मानववध है और दूसरे का मत ये आया कि ये हत्या है। अब जब 2 जजों के मत विभाजित हो जाते हैं तो प्रक्रिया के अनुसार एक तीसरे जज को इन्वॉल्व किया जाता है उसमें। अब तीसरे जज आते हैं जस्टिस मेलविले। ये ध्यान रखिएगा आप, इस पर सवाल पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो जस्टिस मेलविले महोदय ने 299 और 300 का अंतर समझाने का प्रयास किया और उनके द्वारा बताया गया अंतर आज तक लीडिंग केस की तरह चला आ रहा है। 1876 में उन्होंने अंतर किया था और आज तक उसे किसी कोर्ट ने जो है रिबट नहीं किया, रिपील नहीं किया, उसको ओवर रूल नहीं किया, ठीक है। तो 299 और 300 हम अच्छे से पढ़ के आए हैं। 299 के 3 खंड हैं और 300 के 4 खंड हैं, ठीक है। अब आप लोगों के सामने एक टेबल होनी चाहिए, अगर बेरेक्ट आपके पास है या कोई बुक है तो एक टेबल आपके सामने होगी जिसमें धारा 299 आप एक साइड में लिखेंगे और धारा 300 आप दूसरी साइड में लिखेंगे। पेज के 2 हिस्से आप कर लीजिए और उसको 299 इस साइड और 300 इस साइड। तो आपके जो मिथक हैं कि भाई गैर इरादतन अगर मामला है तो वो आपराधिक मानववध हो जाएगा और इरादतन है तो वो हत्या हो जाएगा, इस मिथक को तोड़ने का हम प्रयास करते हैं, ठीक है। तो आज तक जो आप ये पढ़ते आ रहे हैं ना,
एक सबसे बड़ा संदेह जो मुझे भी लगता था पहले, आप लोगों को भी लगता होगा कि सर जब हम 299 पढ़ रहे हैं तो यहाँ भी आशय लिखा हुआ है, और जब हम 300 पढ़ते हैं तो वहाँ भी आशय लिखा हुआ है, इसमें फिर अंतर क्या हुआ? ये समस्या आप लोगों को है कि नहीं है? जी सर। सर। ये सबसे बड़ा मर्ज है जी सर। है ना? तो इस मर्ज को दूर करने का प्रयास हम करते हैं आज। देखिए, हम समस्या ये है कि हम जो है ना 299 और 300 की टेबल आपके सामने है या नहीं है, मुझे ये बताइए सब। है सर। है जी सर है। यस सर, आप सर मेरे पास नहीं है। बना दी तो बना लीजिए टेबल। सर, आप बनाइए हाँ जी, जैसे आपने बताया ना, इस तरह पेज पे हाँ। दो पार्टिसिपेट पेज, हाँ, पेज के दो हिस्से कर लीजिए। एक तरफ 299 लिखिए, एक तरफ 300 लिखिए। अगर टेबल आपके पास नहीं है, मैं बनवा देता हूँ, 2 मिनट लगेगी बनवाने में। ठीक है, 299 की साइड लिख लीजिए, कै लिख के कै डालिए उधर और लिखिए मृत्यु कारित करने के आशय से। ठीक है, और 300 की साइड भी बिल्कुल वही लिख लीजिए, 1 नंबर डाल के मृत्यु कारित करने के आशय से। इज दैट क्लियर? लिख लिया भाई? सर इंग्लिश में भी बता दीजिए। विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, सेक्शन एक बार 2। रिपीट कर दीजिए। हाँ जी, सर रिपीट कर दीजिए एक बार, रिपीट। इंग्लिश में कि हिंदी में? एज यू विश सर, हिंदी में कर दीजिए चाहे इंग्लिश में। हाँ, देखिए, धारा हिंदी में कर दीजिए। 299 की साइड जो टेबल आपने बनाई है उसमें लिखिए मृत्यु कारित करने के आशय से, और इंग्लिश में लिखिए विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। और उधर नंबर 1 डाल लीजिए। एक तरफ तो आप ए लिखेंगे या कै, हिंदी वाले कै लिखेंगे या ए लिख ले, आपकी मर्जी है। दूसरी साइड आप 1 लिखेंगे। ठीक है, जैसे जब हम तुलना करेंगे ना, तो तुलना में फिर हम कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर दोनों तरफ हम 1 डाल लेंगे तो उससे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो एक तरफ तो आप अल्फ़ाबेटिकली नंबरिंग करिए, ए बी सी करिए, दूसरी तरफ आप 1 2 3 करिए। इज दैट क्लियर? ओके सर। जी। अब जो 299 वाला एरिया है, इसमें बी की साइड लिखिए, इसमें बी नंबर डालते हुए लिखिए विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य हो। ठीक है भाई? लिख लिया? जी सर। अब आ जाइए 300 की साइड। 300 की साइड नंबर 2 डालिए और लिखिए यदि वह ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जिससे अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना संभाव्य है। जिससे अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना संभाव्य है, जिसको वह अपहानि कारित। 300 के एक में क्या लिखवाया था? 300 के एक में वही लिखवाया था जो 299 के कै में लिखवाया था, मृत्यु कारित करने के आशय से। ओके सर। हाँ, दोनों साइड कै और 1 जो है वो सेम चीज लिखनी है। सर लास्ट वाली लाइन बता दीजिए, अपराधी जानता हो किसी कि उस व्यक्ति को की मृत्यु कारित करना संभाव्य है जिसको वह अपहानि कारित की गई है। इंग्लिश में बोल रहा हूं, इंग्लिश वाले लिख लीजिए। 300 की साइड नंबर 2, with the intention of causing such bodily injury as the offender knows to be likely to cause the death
of the person to whom the harm is caused. Is that clear? जी सर। अब 300 की साइड नंबर 3 भी लिख लीजिए साथ में। 300 की साइड नंबर 3 बोल रहा हूं। यदि वह किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो और वह शारीरिक क्षति जिसके कारित करने का आशय हो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। इंग्लिश वर्जन बोल रहा हूं, जो इंग्लिश में लिखना चाहे साथी वो लिख लीजिए। विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी टू एनी पर्सन एंड द बॉडीली इंजरी इंटेंडेड टू बी इन्फ्लिक्टेड इज सफिशिएंट in the ordinary course of nature to cause death. सर 299 का जो 3 नंबर था वो एक बता दीजिए एक बार। हिंदी में दोबारा बोल रहा हूं। यदि वह किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो और वह शारीरिक क्षति जिसके कारित करने का आशय हो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। ठीक है भाई, यहां तक सबका नोट हो गया? कोई दिक्कत परेशानी किसी को? सर इंग्लिश का बोल दीजिए 300 का 3 पॉइंट अभी। हाँ मैं बोल रहा हूं, दोबारा नोट कर लीजिए। हाँ मैं दोबारा शुरू से बोल रहा हूं, मैच कर लीजिए। विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी टू एनी पर्सन and the bodily injury intended to be inflicted is sufficient in the ordinary course of nature to cause death. Is that clear? आगे बढ़े। जी सर। अब लिखिए 299 की तरफ गा पॉइंट डालिए, हिंदी वाले ए बी सी या गा जैसे भी आपने लिखा है वैसे लिख लीजिए। ये कह रहा है यह ज्ञान रखते हुए कि यह संभाव्य है कि उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे। इंग्लिश वर्जन लिख लीजिए। विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ। ठीक है, नंबर 4 लिख लीजिए इस साइड में, 300 की साइड में नंबर 4 लिख लीजिए हिंदी वर्जन। ये कह रहा है यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि वह कार्य इतना आसन्न संकट है कि पूरी अधिसंभाव्यता है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है और वह मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त रूप की क्षति कारित करने की जोखिम उठाने के लिए किसी प्रतिहेतु के बिना ऐसा करे। हिंदी वर्जन नोट हो गया भाई सबको? जी सर रिपीट कर दीजिए एक बार। ये कह रहा है यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि वह कार्य इतना आसन्न संकट है कि पूरी अधिसंभाव्यता है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है और वह मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त रूप की क्षति कारित करने की जोखिम उठाने के लिए किसी प्रतिहेतु के बिना ऐसा कार्य करे। ठीक है,
इंग्लिश वर्जन बोल रहा हूँ, फटाफट नोट कर लीजिए। विद द नॉलेज दैट द एक्ट इज सो इमिनेंटली डेंजरस दैट इट मस्ट in all probability cause death or such bodily injury as is likely to cause death, and commits such act without any excuse for incurring the risk of causing death or such injury as aforesaid। जी, इज दैट क्लियर? सर हिंदी में बता दे दोबारा। हिंदी में दोबारा बोल रहा हूँ भैया, लिख लीजिए। यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि वह कार्य इतना आसन संकट है कि पूरी यदि संभाव्यता है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है, और वह मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त रूप की क्षति कारित करने की जोखिम उठाने के लिए किसी प्रति हेतु के बिना ऐसा कार्य करे। ठीक है, टेबल तैयार होगी सबकी? यस सर। यस सर। चलिए, वैसे तो आपको ये टेबल बना के ना तैयार रहना चाहिए था क्लास के लिए। चलिए कोई बात नहीं। अब ये अवस्था आई आपके सामने। अब समस्या ये है कि आप इस टेबल को ना, इसको आप वर्टिकली पढ़ते हो, समझे? वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल तो आप समझते होंगे ना। जी यस सर। हाँ, तो इसको वर्टिकली नहीं पढ़ना है, इसको हॉरिजॉन्टल पढ़ना है। जब हम दोनों का अंतर पढ़ेंगे तो हम क्या करते हैं, सामान्यतः पहले हम 299 को पढ़ते हैं, बोले इसमें भी मृत्यु कारित करने के आशय से है तो इसमें भी मृत्यु कारित करने के आशय से, तो अंतर क्या हुआ? तो भाई आपको अंतर ऐसे समझ नहीं आएगा। आपके सामने मान लीजिए आप जज हैं, अब आप एक मृत्यु का मामला आपके सामने आया है, किसी की मृत्यु किसी व्यक्ति ने कारित कर दी है और आप जज की कुर्सी पे बैठे हैं। अब आप उस दृष्टिकोण से सोचते हुए समझते हुए चलें इसे, तो आपको ये अंतर भली भांति क्लियर हो जाएगा, और ये ऐसा क्लियर हो जाएगा कि आप जीवन में नहीं भूलेंगे इसे। ठीक है? तो जब आपके सामने व्यक्ति लाया गया, वो व्यक्ति लाया गया जिसने किसी की मृत्यु कारित की है। ठीक है, अब आपके सामने मुद्दा ये है कि आपको जांचना ये है कि उसने आपराधिक मानव वध किया है या उसने हत्या की है। ये मैं आपको अच्छे से पहले समझा ही चुका हूँ कि आपराधिक मानव वध ही विशेष परिस्थितियों में हत्या हो जाती है। ठीक है, ये बात हम पिछली क्लासों में अच्छे से क्लियर कर चुके हैं, और हम आपको 300 के 5 अपवाद भी समझा चुके हैं। तो आप जब टेस्टिंग शुरू करेंगे तो आपको टेस्टिंग में सबसे पहला टेस्ट करना है इंटेंशन का। तो आप इंटेंशन का टेस्ट उठाएं और इंटेंशन का टेस्ट देखें। इंटेंशन आप सबसे पहले प्रोसिक्यूशन ने साबित कर दिया कि भाई जिस व्यक्ति ने ये मृत्यु कारित की है उसने जो है विद इंटेंशन की है। तो 299 का जो पहला पैरा है उसमें क्या लिखा हुआ है? ऊपर पहली लाइन में क्या लिखवाया मैंने? मृत्यु कारित करने के आशय से। हाँ, तो मृत्यु कारित करने के आशय से यदि कोई आपराधिक मानव वध कर रहा है तो वो सीधा 300 में शूट कर जाएगा। 300 में क्या लिखा हुआ है पहले नंबर पे? मृत्यु कारित करने के आशय से। अगर आपका आशय साबित हो गया, आपको आगे कुछ जांचने की आवश्यकता नहीं है, आपका मामला सीधा सीधा आपराधिक मानव वध जो आपके सामने आया है वो हत्या है, क्योंकि आशय साबित हो गया है। ठीक है? अब आशय, अब ये जो आपने एक टेबल बनाई है, इस टेबल 299 और 300 के बाद भी एक लाइन खींच के उसके आगे लिख लीजिए 300 के 5 अपवाद 1 2 3 4 5 अप्रालोजस। ठीक है?
अब अगर आपके सामने आशय तो साबित हो गया, तो आपने मान लिया कि ये हत्या है भाई। अब वो जिसके ऊपर चार्ज लगा है वो बोलता है कि सर मेरा मामला तो 300 के अपवाद संख्या 1, 2, 3, 4 या 5 किसी भी अपवाद में वो कहेगा आके आपके सामने कि सर मेरा जो मामला है वो इस ऐसे अपवाद में आ रहा है। तो आप कहोगे कि आप साबित करो इसे। 105 एविडेंस एक्ट में साबित करने का भार किस पे है? एक्यूज पे है। तो यदि वो अपने मामले को किसी भी अपवाद में साबित कर देता है आपके सामने, तो वो मामला जंप मार के फिर 299 में आ जाएगा अगर उसने साबित कर दिया तो इससे क्या साबित हो रहा है कि जो आपराधिक मानव वध है वो आशय सहित भी हो सकता है। आप जो मतलब एक मिथिक पे चल रहे हो ना कि जी ये जो है गैर इरादतन है 299 और 300 इरादतन है, तो आपका ये मिथक टूटा कि नहीं टूटा? जी यस सर। हाँ, तो पहले वाला अगर आशय ही साबित हो गया तो आपको नीचे के टेबल में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। अब अगर आशय धुंधला है, आशय से कुछ साबित नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप जो 299 का ख है और 300 के जो 2 और 3 हैं उनमें चेक करेंगे मामले को। ख क्या कह रहा है 299 का? वो कह रहा है ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने से के आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य हो। तो हाँ जी, तो ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य हो। यदि आपका कृत्य केवल ऐसा है कि उससे मृत्यु होने की संभावना मात्र है। देखिए जो 299 और 300 का अंतर अब आने वाला है उसमें क्या है, मृत्यु होने की संभावना पे सारा खेल चलेगा। ठीक है ना? संभावना, आप जज की कुर्सी पे बैठे हुए हैं फिलहाल, ध्यान रहे, आप उस हिसाब से सोचिए। आपको अपनी तर्क शक्ति लगानी है। कोई ये विज्ञान का कोई टेस्ट नहीं है कि भाई आपने जो है कोई इस केमिकल मिलाया और इसका इस टाइप का कलर आ गया तो आपराधिक मानववध हो जाएगा और इस टाइप का कलर आ गया तो ये हत्या हो जाएगा। वहाँ आपको अपनी तर्कशीलता के हिसाब से अंतर लगाना है। ये टेबल आपको गाइड करती है मात्र। ठीक है? तो जो खा पार्ट है, खा पार्ट कह रहा है कि ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य मात्र है। तो 299 में मामला रुक जाएगा आपका। अगर कोई कृत्य अपराधी ने केवल ऐसा किया है कि उससे मृत्यु होने की संभावना है। ठीक है, समझ रहे हो ना? किसी काम की संभावना की डिग्री अगर कम है तो मामला रह जाएगा 299 में। और अगर अब इधर आते हैं 300 में, 300 में स्थिति ये है कि जो सेकंड वाला पार्ट है 300 का, वो कह रहा है कि यदि वह ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जिससे अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना संभाव्य है जिसको वह अपहानि कारित की गई है। यहाँ नॉलेज आ गई। वो जो हमने एक डिस्कशन किया था ना कि एक व्यक्ति, एक तो सामान्य व्यक्ति है और एक व्यक्ति कोई पीड़ा में है, किसी रोग से ग्रस्त है। मान लीजिए आपको उस बात की जानकारी है कि इस व्यक्ति का जो लीवर है वो डैमेज है और आपने वैसे व्यक्ति को पेट में मुक्का मार दिया। तो देखिए, अगर सामान्यतः मुक्का मारेंगे तो मुक्का मारने से जनरली कोई मरता नहीं है। ठीक, जैसे आर बनाम गोविंदा के मामले में क्या हुआ कि उसने अपनी पत्नी के सर पे मुक्के ही तो मारे थे। तो मुक्के मारने से सामान्य अवस्था में कोई व्यक्ति मरता नहीं है।
तो ऐसी अवस्था में अगर आपको नॉलेज है कि इस व्यक्ति को ऐसी चोट, ऐसी पीड़ा है, इस प्रकार से ये इस जगह से कमज़ोर है, अगर वो जानकारी के साथ आप उसको वहाँ हिट करेंगे तो आपका मामला चला जाएगा 300 में। इज दैट क्लियर? और आपको जानकारी नहीं है तो फिर आपका मामला रह जाएगा 299 में। ये साबित करने का भार आपके ऊपर है कि आपको जानकारी नहीं थी इस बात की। इज दैट क्लियर? यस सर। यहां तक आपको समझ आ रहा है भाई मेरा बताया हुआ जो मैं कोशिश कर रहा हूं बताने की? यस सर। जी सर। अब ये सेकंड वाला पार्ट भी नहीं है, उसको ऐसी कोई चोट भी नहीं है, मतलब ऐसी कोई पीड़ा भी नहीं है। तो फिर देखते हैं हम तीसरा वाला पार्ट जो है 300 का। 300 का जो तीसरा पार्ट है वो कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति को ऐसी क्षति कारित की जाए जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। देखिए प्रकृति का सामान्य अनुक्रम क्या है? किसी व्यक्ति को अगर मारना है तो अगर उसकी गर्दन पे आपने तलवार से वार कर दिया, चाकू से वार कर दिया, तो नेचुरल सी बात है कि उसका विंड पाइप कट जाएगा। और विंड पाइप कट जाएगा तो प्रकृति का सामान्य अनुक्रम क्या है? सामान्य अनुक्रम यह है कि अगले व्यक्ति को सांस लेना, जीवन के लिए सांस सबसे आवश्यक चीज़ है, और आपने उसको ऐसी जगह पे हिट किया जो कि प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु के लिए पर्याप्त है, तो आपका मामला कहाँ जाएगा? 300 में जाएगा। 299 में नहीं रुकेगा वो। फिर वो आपराधिक मानववध, बेसिकली जो हत्या है वो बेसिकली आपराधिक मानववध ही है। ये मैं आपको समझा चुका हूँ पिछली क्लास में। तो यहाँ अगर आपने देखा कि अपराधी ने ऐसा कार्य किया है, यदि गोविंदा वाले मामले में जो पति था उसने यदि बलाई की गर्दन काट दी होती किसी हथियार से, तेज धार हथियार से, तो उसका मामला नेचुरली जंप कर जाता इधर 300 में। फिर झगड़ा ही नहीं था कुछ 299 300 का। लेकिन वहाँ उसने मुक्के मारे थे उसको, और सामान्यतः मुक्के मारने से ये संभव है कि कोई व्यक्ति मर जाए, लेकिन अधिसंभाव्यता नहीं है इस बात की। जैसे उसको सर पे मुक्के लगे और सर के अंदर कोई ब्लीडिंग हो गई उसको, मतलब जोर से मुक्का लग गया, तो वहाँ उसका जो गोविंदा का उसका आशय तो था नहीं अपनी पत्नी को जान से मारने का। भाई पति पत्नी में रोज़ झगड़े, मार पिटाई ये अक्सर चलता है, और उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा चलता होगा। और उस टाइम उनकी एज भी क्या थी, यंग एज में शादी हो जाती थी। तो वैसी अवस्था में आपको यहाँ तक कोई दिक्कत भाई? यहाँ तक आपको समझ आ रहा है 299 से 300 में कैसे जंप करेंगे? जी एक बात पूछनी थी। हाँ जी बोलो। जी आर बनाम गोविंदा जैसे होते हैं सर, आर बनाम केस, तो आर का मीनिंग क्या होता है सर? देखिए ये रेग बनाम गोविंदा लिखा हुआ है। हाँ जी रूबी। और रेक्स का मीनिंग होता है साम्राज्य। जी बहुत बढ़िया। ये चूंकि सम्राट की तरफ से केस चलते थे ना उस टाइम। सर मैं ना इंटरप्रिटेशन पढ़ रही थी ना जब लीगल लैंग्वेज वाला, उसके अंदर आया था ये वर्ड मीनिंग। जी बहुत बढ़िया। तो यहां तक समस्या कोई किसी को भाई? नो सर। आगे बढ़े। अब जो ये सी पार्ट है 299 का, ये कह रहा है यह ज्ञान रखते हुए कि संभाव्य है कि उस कार्य से मृत्यु कारित हो जाए या कर दे। देखिए अगर कोई व्यक्ति किसी गली मोहल्ले की गली में गाड़ी अंधाधुंध दौड़ा के ले जा रहा है, और गाड़ी, वो जो गली है वो सुनसान है, कोई नहीं है गली में, लेकिन वो इतनी तेज़ी से लेके जा रहा है कि ये संभावना है कि किसी गली के किसी नुक्कड़ से कोई व्यक्ति, कोई बालक या कोई घर का दरवाज़ा खोल के ही अचानक रोड पे आ जाए। तो ऐसी अवस्था में अगर वो टकरा गया उससे, तो ये संभाव्य है, ये पॉसिबिलिटी है कि वहाँ मृत्यु
कारित उसके कार्य से हो जाएगी। इज दैट क्लियर? इसमें कोई यस सर। समस्या वाली बात नहीं है। ये कह रहा है यह ज्ञान रखते हुए कि यह संभाव्य है कि उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि जब वो एक संकरी गली में, गांव गली मोहल्ले की गली में या शहर की किसी पतली गली में से बहुत तेजी से गाड़ी ले जा रहा है, तो ये संभावना है कि कोई व्यक्ति निकल के आ गया तो उसको टक्कर लग सकती है और उसको मृत्यु हो सकती है। तो ये तो 299 की कहानी है। अब आ जाइए नंबर 4 में, जो कि हत्या की साइड नंबर 4 है। इसको हम हॉरिजॉन्टल पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखना। पहले हम इसे पढ़ेंगे फिर सामने वाले में जाएंगे इधर। तो जो 4 कह रहा है 300 का, ये कह रहा है यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि वह कार्य इतना आसन्न संकट है कि पूरी अधिसंभाव्यता है। देखिए पहले वाले में क्या है, संभाव्यता, और 4 वाले में क्या है, इधर गए में तो है संभाव्यता, और इधर चौथे में क्या है, अधिसंभाव्यता। मैं पहले ही बता चुका हूं कि आपराधिक मानव वध और हत्या में मेन कहानी संभाव्यता की है, जो अगर आप बिल्कुल बेसिक निचोड़ निकाल लें इनका। यदि संभावित प्रोबेबिलिटी डेथ अगर हायर साइड पे है, ठीक है, तो मामला हत्या में चला जाएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ जो है वो लोअर साइड पे है, तो मामला आपराधिक मानव वध में रह जाएगा। मेन चीज़ आप ये ध्यान में रखें। अब इसकी तुलना में हम अब वही गाड़ी वाला उदाहरण अब हम दूसरी तरह से ले लेते हैं। वहाँ तो गली सुनसान थी, किसी के आने की संभावना मात्र थी। अब केस नंबर 2 ले लीजिए। केस नंबर 2 में जो अपराधी है उसको दिख रहा है कि मेरे सामने 20-30 लोगों की भीड़ रोड पे खड़ी हुई है, और वो तब जानते बूझते उन पर जो है रेसली भयंकर तरीके से गाड़ी दौड़ा देता है। तब क्या होगा, तब 4 नंबर अप्लाई हो जाएगा। 4 नंबर अप्लाई होने में क्या कह रहा है कि वह व्यक्ति जानता है, आप जानते हो कि सामने जो लोग खड़े हैं अगर उन पर मैं गाड़ी चढ़ाऊंगा तो नेचुरल सी बात है क्या है कि वह कार्य इतना आसन संकट है, तो इतना इमिनेंट डेंजरस वर्क है आपका, आप जानते हैं कि क्या होगा कि पूरी अधिसंभाव्यता है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा। जब किसी भीड़ पर तुम गाड़ी चढ़ाओगे तो नेचुरल सी बात है कि आपको इस बात का ज्ञान है कि आप उस अधिसंभाव्यता है कि कोई ना कोई उनमें से या तो मर जाएगा या ऐसी शारीरिक क्षति कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है। यानी कि या तो कोई लोग आपसे मौके पे ही मर जाएंगे, और या फिर इतनी चोटिल हो जाएंगे कि वहाँ ना मरे तो बेचारे हॉस्पिटल में जाके दम तोड़ देंगे। इज दैट क्लियर? जिससे मृत्यु कारित होना संभव है, और वह मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त रूप की क्षति कारित करने की जोखिम उठाने के लिए किसी प्रति हेतु के बिना ऐसा कार्य करे। बिना प्रति हेतु के मतलब क्या है कि उसे ऐसा करने का कोई एक्सक्यूज भी नहीं है। देखिए एक्सक्यूज क्या ले सकता है वो, अगर वो भीड़ उसके ऊपर जानलेवा हमला कर रही है तो नेचुरल सी बात है कि वो अपनी जान बचाने के लिए उनके ऊपर अगर गाड़ी दौड़ा रहा है तो उसके पास एक्सक्यूज है कि देखो जी मुझे तो अपनी जान बचानी थी इसलिए मैंने ये काम किया, ठीक है, तो उसके पास एक्सक्यूज आ गया। लेकिन उसके पास ऐसा कोई एक्सक्यूज नहीं है तो उसका वैसा कृत्य जो है हत्या में चला जाएगा, 299 से जंप मार के चला जाएगा, आपराधिक मानव वध से जंप मार के चला जाएगा हत्या में। तो ये जो टेबल है, ये टेबल मेलविले साहब ने कोई विशेष इसमें टेबल उन्होंने बनाई नहीं है, ये उन्होंने केवल 299 के तत्व उठाए एक साइड में और 300 के तत्व उठा के रखे दूसरी साइड में, और उनको कहा कि आप इसको इस तरह से पढ़ें। तो उन्होंने जो मामला पाया आर बनाम गोविंदा में, वो मामला ये पाया कि जो अपराधी था, अपराधी का जो कृत्य था उसका वैसी क्षति उसने कारित की कि उससे मृत्यु होने की संभाव्यता थी, संभावना मात्र थी। इसलिए उन्होंने उसके केस को आपराधिक मानव वध में मानते हुए उसका जो फांसी की सज़ा थी उस फांसी की सज़ा को
समाप्त करते हुए उसे आपराधिक मानव वध के अंतर्गत दंडित किया गया था। ये कहानी आर बनाम गोविंदा की है भाई, और ये सत्र न्यायालय सतारा का मामला महाराष्ट्र का मामला था। तो अब आप ये बताएं कि आपको ये जो अंतर है किस हद तक आप इसे समझ पाए हैं। यदि कहीं कोई शक शुबा है, कुछ डाउट है, तो आप अपना सवाल रखिए, मैं प्रयास करूंगा उसे क्लियर करने का। जी सर, आपने फर्स्ट पॉइंट में कहा था कि अगर इंटेंशन पता चल जाए, क्लियर हो जाए, तो फिर हम बाकी की टेबल नहीं देखेंगे, लेकिन इंटेंशन तो दोनों में सेम है बेटा, वही तो कह रहा मृत्यु कारित करने का। हूँ, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर इंटेंशन साबित हो गई तो फिर मामला हत्या में ही चला जाएगा, आपराधिक मानव वध में नहीं रुकेगा वो। देखिए, आप ऐसे समझें कि जो आपराधिक मानव वध है और हत्या है वो कोई अलग अलग चीज़ नहीं है। आपराधिक मानव वध, विशेष प्रकार का आपराधिक मानव वध ही हत्या है। देखिए, जब हम 300 पढ़ते हैं, 300 की पहली लाइन क्या कहती है ये समझे आप। मैं पहले भी अच्छे से समझा के आया हूँ, लेकिन दोबारा देख लीजिए, आपका शक शुबा दूर होना चाहिए। ये 300 की जो पहली लाइन है वो कह रहा है, एतस्मिन् पश्चात अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानव वध हत्या है यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो। यदि आपका आशय साबित हो गया कि इंटेंशन थी मृत्यु कारित करने की, तो आपका जो मामला है वो ए ग्रेड का आपराधिक मानव वध हो जाएगा और हत्या में गिना जाएगा। देखिए, आपराधिक एक तो है आपराधिक मानव वध, और दूसरी चीज़ है हत्या की कोटि में आने वाला आपराधिक मानव वध। तो बेसिकली आपराधिक मानव वध और हत्या एक ही चीज़ है, बस जो स्टार्ट है। देखिए, 10th की परीक्षा सब पास करते हैं, एक 33% वाला भी पास करता है, एक जो 80-90% लेके आ रहा है उसको हम कहते हैं विद डिस्टिंक्शन पास कर रहा है। तो उसकी जो वैल्यू है समाज में, उसकी वैल्यू ज़्यादा है ना 33% वाले से। मतलब एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ मैं आपको। तो है तो दोनों 10वीं पास। तो वैसे ही जो आपराधिक मानव वध है वो 33% वाला 10वीं पास है, और जो हत्या है वो 95-99% वाला 10वीं पास है। आप ऐसे समझे बस। यस सर। हो गया ना क्लियर? यस सर। एक बड़ा गोला है आपराधिक मानव वध और उसके अंदर एक छोटा गोला है हत्या। कुछ विशेष प्रकार के आपराधिक मानव वध हैं जो हत्या में आ जाएंगे, और हत्या रिवर्ट करके आपराधिक मानव वध में चली जाएगी यदि 300 के जो 5 अपवाद मैंने समझाए हैं आपको, उन 5 अपवादों में से किसी भी अपवाद में आपने अपना मामला साबित कर दिया तो आपका मामला दोबारा आपराधिक मानव वध में आ जाएगा, भले ही आपने आशय सहित हत्या की हो। भाई, आपका मामला 300 में आ गया और आपने कहा सर मेरा तो मामला अपवाद संख्या 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 1 में, किसी भी अपवाद में आप साबित तो करें अपने मामले को। आपने साबित कर दिया कि साहब ये तो मामला ऐसे ऐसे हुआ था और ऐसे ऐसे होने की वजह से ये काम हुआ। चलिए, क्लियर हुआ भाई? और किसी को कोई समस्या? सदाप? सर, जो शराब पी के चलाते हैं और वो एक्सीडेंट कर दें भीड़ में, तो हेलो जी सर, मुझे पूछना। हाँ प्रियंका जी, जी प्रियंका जी बोलिए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी प्रियंका मुझे जी। ये पूछना था, जैसे सपोज कीजिए कि जो फर्स्ट आपने बताया कि इंटेंशन अगर क्लियर हो जाती है, हाँ और वो 5 एक्सेप्शन में नहीं है, मतलब जो 300 में, हाँ। तो वो बाकी जो 2 जो पॉइंट बचे हैं, एक साइड में 3 और एक साइड में 2, उनको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है? ना ना ना, फिर टेस्ट करने की क्या जरूरत है? जब आपका पहले ही टेस्ट में मामला पास हो गया, मान लीजिए आप पहले अटेम्प्ट में जज बन गए, तो आपको दूसरा एग्जाम देने की क्या जरूरत है भाई? तो बाकी जो जैसे ये सफिशिएंट और ये ऑर्डिनरी कॉज ऑफ नेचर और ये वो तब की डेंजरस, प्रियंका जी वो तब की कहानी है जब आशय साबित ना हो रहा हो। ओके सर। हाँ, अगर आशय साबित हो गया आपका तो फिर आपकी सारी कहानियां बेमानी हैं। ये तो टेबल बाद में, आशय, अगर आशय के मामले में संदेह है, आशय साबित नहीं हो रहा है, तब आप सेकंड में, थर्ड में जाएंगे।
ठीक है ना। जी सर। अगर आपका पहला ही मामला, अगर आप पहले ही एग्ज़ाम में थ्रू आउट क्लियर करके जज बन गए तो आप अगला फार्म थोड़े भरेंगे। अगला तो तभी भरेंगे जब पहले में फेल हो जाएंगे। या फिर उससे ज्यादा वो मतलब जैसे हायर चाहते हो तो अगर इसमें भी ज्यादा हम वो निकालना चाहते हैं डीपली तो जाएंगे, अदरवाइज नहीं। नहीं, अगर आशय ही निपट गया शिखा जी, इतना टाइम कहाँ है कोर्ट के पास कि वो अगली कहानी गाते फिरे। आज समझने के लिए बोल रही हूँ मैं। हाँ, वो समझने के लिए आप पूरा पढ़िए उसको। अब मैं एक समस्या आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, उस समस्या का थोड़ा सा मुझे मार्गदर्शन करें। तो एक व्यक्ति की जो मंगेतर थी, उस व्यक्ति ने उस मंगेतर को अपने किसी दोस्त के साथ आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया और उसे देखकर वो व्यक्ति अचानक व गंभीर प्रकोपन में आ गया और उसने जो है पास पड़ी कुल्हाड़ी उठाकर दोनों के सर काट दिए। तो क्या होगा भाई? आपराधिक मानव जी 299। जोया खान बोल रही है यस सर 299, 299। बुशरा अहमद बोल रही है 299। क्यों भाई? क्योंकि सर उसका पहले से इंटेंशन नहीं था, उसने में देखा तो उसको मार दिया। क्या कह रहे हैं? एक्सेप्शन नंबर 1 है ना, अचानक और गंभीर प्रकोपन, उसमें आ जाएगा। अच्छा, शबनम राव, आपकी क्या मंशा है, आप क्या कहेंगी? आप सब जज हैं फिलहाल। 299 सर 300 में आएगा। सर 299 आपराधिक मानववध। बहुत अच्छा। और प्रियंका त्यागी जी बोल रही हैं कि 300 में आएगा। क्यों प्रियंका जी, आप क्यों इतने रुष्ट हैं उससे बेचारे से? मुझे लगता है कि वो उसकी वाइफ नहीं है, फियांसी है, तो इसलिए मुझे लगता है कि वो 300 में आना चाहिए, मत आएगा, एक्सेप्शन में नहीं आएगा। जी सर ये केस पे ही डिपेंड है ना, दशरथ पासवान का केस। दशरथ पासवान का केस तो वो था, दशरथ पासवान के केस में तो उसने ये कहा था कि मैं मरता हूँ और तू भी मर जा। सर ये भी तो हो सकता है किस चीज से मार रहा है। हाँ जी सर किस चीज से मार रहा है, वो मारने का प्रयोग जो कर रहा है वो किस चीज से मार रहा है? अरे वो किसी से मार रहा हो, भाले से मार रहा है, गोली से मार रहा है, तलवार से मार रहा है, इससे तो क्या मतलब है? तुम्हें मार दिया उसने अचानक एकदम अचानक एकदम गुस्सा आया है, उसकी कोई प्री प्लानिंग नहीं थी, तो यहाँ पे उसका कोई आज से डिक्लेयर नहीं हो रहा है तो 299 में जाएगा। हाँ नहीं, आशय तो है, आशय तो है, आशय के साथ ही तो मार रहा है। लेकिन एक्सेप्शन प्रोवोकेशन से है, फर्स्ट एक्सेप्शन नंबर 1 में आएगा। आशय तो क्लियर है। अगर वो यहाँ पे रुक के प्लानिंग करता जैसे नानावती के केस में हुआ था तो 300 में जाता। जी तो जी उसका इंटेंशन तो है ना, जब उसने उन्हें आपत्तिजनक में देखा तो उसकी इंटेंशन बन गई कि अब इन्हें मारूंगा। हाँ, इंटेंशन है, बिल्कुल सही है, 300 में जा रहा है। लेकिन जो बहुमत का निर्णय है, आप पूरी क्लास में जितने भी जज साहिबान बैठे हैं सब ने निर्णय दिया है कि वो 299 में जाएगा, क्योंकि वो एक्सेप्शन नंबर 1 का लाभ दे रहे हो आप सब उसे। एक प्रियंका त्यागी जी ने लाभ नहीं दिया बस, ठीक है। तो उसके पास एक ऑप्शन है ना कि वो ना करे मैरिज उससे, पर किसी को मारने का राइट नहीं है, उसको मार नहीं सकता वो ऐसे। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए 2 केस हैं इस बारे में, नोट कर पत्नी लीजिए। नहीं थी, हाँ जी, वो पत्नी नहीं थी उसकी। मंगेतर बताया मैंने शुरू में, इस सवाल को समझने के 80 नंबर होते हैं। सवाल को समझने के 80 नंबर होते हैं, 20 नंबर ही होते हैं बस जवाब लिखने के। अगर आपने सवाल ही नहीं समझा ना तो नमस्ते है बस। मैं आपसे पूछूं दिल्ली का रास्ता, आप देहरादून का बताते रहोगे। ऐसा एक केस दिल्ली में भी हुआ था शायद 1995 में। सर आप बता दीजिए सही क्या है? जी 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 जी, देखिए एक पामर का केस है 1913 का, ठीक है, और एक मुर्गी मुन्ना का केस है 1938 का, पटना का। एक केस में तो मंगेतर थी और दूसरे केस में प्रेमिका थी। दोनों ही अवस्थाओं में मामला मर्डर का हुआ। तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि यहाँ आपको अपवाद संख्या 1 का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो स्त्री आपके डायरेक्ट संरक्षण में होनी चाहिए, आपकी बहन होनी चाहिए, आपकी पत्नी होनी चाहिए, आपकी माता होनी चाहिए।
अगर वैसी अवस्थाएं हैं तो आपका अचानक व गंभीर प्रकोपन जायज है। प्रेमिका और प्रेमिकाएं, और ये तो रोजाना ब्रेकअप होते हैं। एक प्रेमिका पता नहीं 25 प्रेमियों के साथ रह ले, 25 प्रेमी पता नहीं 50 प्रेमिकाओं के साथ रह ले। तो वहाँ जो अचानक व गंभीर प्रकोपन आ रहा है उसे रखो अपनी जेब में। अगर आपने ऐसी अवस्था में किसी का मर्डर कर दिया तो 300 में जाओगे भैया, 12 के भाव में। इज दैट क्लियर? यस सर। हाँ, Yes, sir. तो परीक्षा में आपको इसी प्रकार की समस्याएं देगा वो एग्जामिनर। आपको जो समस्याएं देगा वो सीधी सच्ची नहीं देगा, उसमें कुछ ना कुछ ट्विस्ट डाल देगा। तो आपको अति उत्साह में आके नहीं कहना है कि सर ने बताया था कि अचानक व गंभीर प्रकोपन में तो 300 का पार्ट वो अपवाद संख्या 1 लग जाता है, और उसे उठा के 300 में से 299 में ले जाके आप उसे 5 साल की सजा दे दो, तो आपका जवाब गलत हो जाएगा डियर। ठीक है? यस सर। तो जी सर। आज की क्लास में जो हमने समझने का प्रयास किया, आपराधिक मानववध और हत्या का जो अंतर हमने समझा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे अच्छे से समझे होंगे। फिर भी अगर किसी को कोई समस्या हो, कुछ ना समझ आया हो, तो मैं दोबारा पूछ रहा हूं कि कोई पॉइंट ऐसा हो कि जो ना समझ पाए हो आप, तो मैं दोबारा समझाने का प्रयास कर सकता हूं। बताइए। सर इसी तरह से बाकी और जो वो हैं इसके पार्ट, उनके उनसे संबंधित कोई इस तरह की केस वो हो। देखिए, एक नानावटी का केस है, पहले वाला जो एक्सेप्शन नंबर 1 है उसी पे नानावटी का जो है बहुत लीडिंग केस है वो। ठीक है, तो नानावटी के केस में क्या हुआ था, कौन बताएगा? सर उसमें यही हुआ था, प्लानिंग करके मारा था उसने। अपनी वाइफ को किसी के साथ देख लिया था तो प्लानिंग करके मारा था। उसने टाइम लिया था उसने, तो जब टाइम ले लिया तो यानी कि उसका आशय है उसको जान से मारने का, तो वो 300 में आया था सर वो। जी नहीं, आशय तो देखो, आप तत्काल अगर आप अचानक व गंभीर प्रकोपन में भी आप आके मार रहे हो तो इंटेंशन तो वहां भी आएगा, आपके मन में तत्काल आएगा ना वो। टाइम नहीं मिला, हाँ। अचानक प्रोग्राम में एकदम इतना टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन हाँ। वो प्री प्लानिंग करके आ रहा है, हाँ, उसको टाइम ले रहा है, तो यानी कि उसकी बिल्कुल ही पूरी इच्छा है कि वहाँ उसको प्लानिंग से मार रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो रुस्तम मूवी है वो इसी नानावती केस पे बनी हुई है। फिल्म में तो उसे थोड़ा ड्रामेटाइज किया गया और उसको जो है वहाँ लाभ दे दिया गया, वो तो फिल्मी कहानी है, उस पे मत जाना। नानावटी का जो एक्चुअल केस है, एक्चुअल केस में कोर्ट ने जो है उसे गिल्टी माना था। उसे कहा था, वो जो है ना, क्या हुआ कि वो जब उसके दोस्त के साथ वो था, आपका नेवल कैप्टन था वो बंदा, नाविक, जो नौसेना का अधिकारी था। तो नौसेना का अधिकारी था तो वो अक्सर बाहर रहता था अपने जहाज़ पे। तो उसके पीठ पीछे उसकी पत्नी के संबंध हो गए उसके मित्र के साथ, ठीक है ना। तो उसने अपनी मित्र को आके कहा कि तू ऐसा कर, मैं अपनी पत्नी को डिवोर्स दे देता हूँ और तू इससे शादी कर ले। तो उसने कहा कि ऐसा है, मैं तो पता नहीं कितनी औरतों के साथ सोता हूँ, क्या मैं सबके साथ शादी कर लूँ? तो इस बात से वो प्रकोपित हुआ, लेकिन प्रकोपित होकर तत्काल मर्डर ना करके वो अपने जहाज़ पे गया, वहाँ से पिस्टल उठाई, अपने बीवी बच्चों को थिएटर में पिक्चर देखने के लिए छोड़ के आया और फिर आके उसने उसका मर्डर किया। तो कोर्ट ने कहा कि ना, आपका जो अचानक व गंभीर प्रकोपन था ये प्रकोपन नहीं है, ये तो अब आप पूरी योजना के साथ बिल्कुल ब्लूप्रिंट तैयार किया आपने कि कैसे मुझे मारना है, कैसे क्या करना है, बिल्कुल कूल माइंड होकर आपने मर्डर किया है, इसलिए आपको 300 के फर्स्ट अपवाद का लाभ नहीं दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए, यस सर। यस सर। आज की क्लास का समापन हम इन्हीं शब्दों के साथ करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में, और आप इसको रिवाइज करिएगा, पढ़िएगा अच्छे से। फिर भी कोई समस्या होगी तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछ लीजिएगा। ओके, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट। ओके सर, गुड नाइट सर। नमस्कार सर। जी, गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। हाउ आर यू, ऑल ऑफ यू? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सब बढ़िया, सब मज़े में? जी, देखिए, आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने जा रही है। आप लोग सभी क्लास के साथ बने रहिए, और हम आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं आपराधिक मानव वध और हत्या का अंतर। ये बहुत ही
महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको समझना चाहिए इसको। और इसको समझने के लिए थोड़ा आप क्लास के साथ बने रहें और दिमाग अपना क्लास के साथ बिल्कुल सेंट्रलाइज करके रखें, ठीक है। देखिए हम 299 और 300 को पिछली क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं। इज दैट क्लियर? जी, यस सर। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है आवाज़ में? नहीं सर, क्लियर है आपके पास। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपको आज जो है जो टॉपिक हम उठा के चलेंगे, मैंने पहले भी आपको कल बताया था और मैंने मैसेज भी छोड़ा था इसके लिए कि आज जो है हम आपराधिक मानववध और हत्या का अंतर समझेंगे, ठीक है। देखिए ये जो मामला है अंतर वाला, इसके लिए एक लीडिंग केस है और उस लीडिंग केस के डिस्कस के बिना ये अंतर बिल्कुल बेमानी होगा समझना। तो कौन सा केस है, आप लोगों में से कोई बताएगा? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। गोविंदा। जी, मेरी आवाज़ की कुछ शिकायत आ रही है, आवाज़ नहीं आ रही है। सभी को कुछ दिक्कत है या कुछ लोगों को नहीं आ रही है? जी, क्या कह रहे हो?